हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंक्रीट को। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी के नाम से इसका अलग ही सब्जेक्ट है। और जैसा कि सब जानते हैं कि इसमें कुछ पोर्शन आरसीसी का भी थोड़ा बहुत कवर हो जाता है और कुछ आपका बिल्डिंग मटेरियल का, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दो दो उनकी नींव भी रख जाती है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल में कंक्रीट का भी बहुत, भाई बिल्डिंग मटेरियल एक प्रकार से कंक्रीट भी, तो इसलिए उसका भी हिस्सा है। और दूसरी बात है, अलग ही जब सब्जेक्ट है ये आपका। इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ये नहीं कि हम इंट्रोडक्शन ही पूरा पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। मैन्युफैक्चर मतलब कंक्रीट कैसे कैसे बनता है, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट ऐड होते हैं उसमें। वाटर सीमेंट रेशियो, भाई सीमेंट में कितना पानी मिलाए कि वो बहुत अच्छा मिस पेस्ट बने, हमारी उसमें वर्कलेबिलिटी अच्छी हो, स्ट्रेंथ दे, और जिससे कि वह हमारे हार्ड भी सही तरीके से हो जाए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे ये तो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी मतलब कार्य करने की कितने हमारे सुगमता है उसमें। एड मिक्सचर, कंक्रीट में क्या क्या एड मिक्सचर मिलाए जाते हैं, उसकी इम्प्रूव स्ट्रेंथ, सेटिंग टाइम, बहुत ईटीसी फैक्टर होते हैं। ड्यूरेबिलिटी उसकी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि लेंथ या एज को बढ़ाना, मतलब लाइफ एज को बढ़ाना। डिफेक्ट, उसमें क्या क्या डिफेक्ट है उनको पहचानना। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना। और आपका है क्या स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट, इसे भी पढ़ेंगे। मिक्स डिजाइन, बल्किंग ऑफ सैंड, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सब चीज है जो हम पढ़ेंगे। बल्किंग ऑफ सैंड है ना, तो है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है वह मिक्सचर है किस चीज का, बाइंडिंग मटेरियल का। और ये मैन मेड कंपोजिशन मटेरियल है। ठीक है, कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ अ बाइंडिंग मटेरियल एंड मैन मेड कंपोजिशन मटेरियल। इसमें क्या क्या है, कंक्रीट मिक्स कंपोजिशन विद डेंसिटी। ठीक है, क्या क्या डेंसिटी है हम बता देते हैं, और कंक्रीट में मिक्स कंपोजिशन क्या क्या है मैं बताता हूँ। और कंक्रीट क्या है आपका, बाइंडिंग मटेरियल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीमेंट सबसे पहला है, उसकी डेंसिटी कितनी है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये 7 से 16% होता है कंक्रीट में, और एक्ट क्या करता है, बाइंडिंग का। फिर दूसरा सैंड, सैंड है आपका मतलब फाइन एग्रीगेट, उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स। और ये आपका 20 से 25% होता है कंक्रीट में। और ये फिल गैप, गैप जो रिक्त स्थान है उनको भरता है और उसकी वर्कबिलिटी को बढ़ाता है। कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट भी ग्रेवल या स्टोन होते हैं, मतलब उनकी आपकी कह सकते हैं कि डेंसिटी होती है 2400 से लेकर 2900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स। और ये कंक्रीट में सबसे ज़्यादा होते हैं, 40 से 50%। और ये देते हैं बल्क, और ये करते हैं क्या, बल्क करते हैं कंक्रीट को, और स्ट्रेंथ देते हैं सबसे ज़्यादा। और वाटर आपका सोलवेंट मटेरियल है ही, जो 14 से 20% मिलाते हैं, क्योंकि सीमेंट को हाइड्रेट करता है और कंट्रोल मिक्स कंसिस्टेंसी करता है। ठीक है, और एडमिक्सचर भी मिलाते हैं 1-2%। ठीक है, जिससे हमारी सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ और वर्कबिलिटी में भी एक प्रकार से बढ़ोतरी होती है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैट्रिक्स देखो ये है कि जब हम लाइम या सीमेंट को मिक्स करते हैं पानी के साथ, उस जो रिजल्ट है, जो मिक्सचर बना है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स करता है एग्रीगेट को बांधने का काम। और देखो जो आपकी फ्रेश कंक्रीट है, जो सेट होने से पहले यदि हमने कंक्रीट में पानी मिला दिया, मान लिया हमने मिक्सचर स्टार्ट करा, उसमें पानी मिला दिया, सीमेंट रोड़ी बदरपुर आपके कह सकते हैं, मतलब एक प्रकार से हमने सीमेंट लिया, एग्रीगेट लिया, और उसमें क्या क्या लिया, उसमें पानी मिला दिया। ठीक है, और पानी मिलाने के तुरंत बाद ही हमारा जो वह बनेगा पेस्ट, वह उसको बोलते हैं ग्रीन कंक्रीट। ठीक है, और पानी मिलाने के बाद जब वो हार्ड होने लग जाए, जब वो सेट होने लग जाए, तो आधे घंटे या आधा घंटा बाद या 1 घंटे बाद उसको बोलते हैं हार्डनेस कंक्रीट। देखो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सबको पता है, 3.14 से लेकर 3.15 होती है। और सीमेंट का वॉल्यूम का
सीमेंट का 1 बैग का जो वॉल्यूम होता है वो कम से कम 34.72 लीटर होता है, मतलब 34.72 लीटर। बल्क डेंसिटी होती है उसकी 1100 से लेकर 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स, ठीक है, हम सब जानते हैं। एग्रीगेट, एग्रीगेट जो है इनर्ट मटेरियल का काम करता है और यह फिलर का भी काम करता है। इनर्ट मटेरियल वो होते हैं बेटा जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इनर्ट एलिमेंट, तो वो ना वह ऑक्टेट रूल को भी पूरा करते थे और वो किसी के साथ ना तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ नहीं कर पाते थे, तो ना रिएक्ट करना ना अपने मॉलिक्यूल्स किसी को दे पाना, ठीक है। तो इस प्रकार से इनर्ट वहां से लिया है और ये क्या करते हैं, बल्क करते हैं, रिड्यूस श्रिंकेज भी करते हैं और ये इंप्रूव करते हैं इकोनॉमिक कंक्रीट में, है ना, कंक्रीट को इकोनॉमी बनाते हैं। ये 70 से 80% हमारे कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम है, एक प्रकार से सबसे ज्यादा यही हमारे कंक्रीट में होते हैं और इनमें कोई एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती, लेकिन फिर भी ये स्ट्रेंथ देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। और डू नॉट केमिकल रिएक्ट, ये इनमें अंदर कोई इनकी खुद की कोई केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्ट नहीं होते, ठीक है। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में 20 mm एग्रीगेट का यूज करते हैं और मास कंक्रीट में 40 mm एग्रीगेट का। और यदि हम कोई स्लैब या हम कह सकते हैं स्लैब मतलब आपकी स्लिप या छज्जा बोलते हैं कहीं कहीं, है ना, तो उसमें आप डाल रहे हो, है ना, तो उसमें जो उसकी थिकनेस होती है एग्रीगेट की, कह सकते हैं जो एग्रीगेट का जो साइज होगा उस स्लैब की जो मोटाई होगी उसकी चौथाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा 1/4 थिकनेस ऑफ मेंबर स्लैब। ग्रेनाइट को हम एक प्रकार से हम हैवी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं फॉर हाई स्ट्रेंथ में, ठीक है। ग्रेनाइट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोन मान लीजिए कह सकते हैं, क्योंकि ये हैवी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई स्ट्रेंथ देता है और कितनी देता है 100 से 250 MPa और इससे ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का मतलब है जिसमें सारे प्रकार के साइज के एग्रीगेट मिले हों, कंटेन ऑल साइज, रिड्यूस वॉइड्स एंड इम्प्रूव स्ट्रेंथ, ये होता है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, मतलब एक प्रकार से देख सकते हैं कि एग्रीगेट को हम किस किस प्रकार में हमने बांटा है। वैसे हम एग्रीगेट में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि देखो एबिलिटी या सोर्स के आधार पर हम देखो 2 भागों में बांटते हैं। देखो नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल है जो पहाड़ों से लेते हैं, जैसे कि है ना एक प्रकार से रिवर सैंड, रिवर में जो रेत पाई जाती है वो एक प्रकार से नेचुरल एग्रीगेट है। ग्रेवल और क्रसिस स्टोन, जो पत्थर जो बड़े बड़े पहाड़ों से जो चट्टानों से जो टूटे हुए पत्थर होते हैं वो एक प्रकार से नेचुरल एग्रीगेट होते हैं। और मैन्युफैक्चर कौन से होते हैं, ब्रोकन ब्रिक्स, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, फ्लाई एश। ब्रोकन ब्रिक्स कौन सी होती है बेटा, ब्रोकन ब्रिक्स वो होती है जिसमें एक प्रकार से हम उसको देसी भाषा में रोड़ी बोलते हैं, ईंट की रोड़ी बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब फर्श डालते हैं ना, फर्श डालते हैं तो उसमें हम करते हैं यूज। ब्लास्ट फर्नेस तो मतलब ये है कि जब हम आयरन पिगमेंट का यूज करते हैं, हम फैक्ट्री में बनाने आयरन से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें जो उसकी राख होती है, फैक्ट्री में निकलने वाली राख या उसके एक प्रकार से कह लीजिए जो गंदा मटेरियल होता है, उसका भी हम यूज करते हैं एग्रीगेट के तौर पर। और फ्लाई एश, ये फ्लाई एश आपको पता है कि राख होती है, इसको हम पहले डंप कर देते थे जमीन के अंदर कर देते थे, लेकिन इसका अब हम यूज एग्रीगेट के तौर पर भी यूज कर रहे हैं और सीमेंट में भी बहुत अच्छा यूज करते थे, अब करते थे हमने ना। बेस्ड ऑन साइज देखो फाइन एग्रीगेट देखो 4.75 mm से कम होगा तो वो तो फाइन एग्रीगेट होगा, जैसे सैंड। और एक प्रकार से स्टोन की डस्ट होगी भाई, धूल होगी, धूल का ना स्टोन के वो तो। और कोर्स एग्रीगेट में सबको पता है 4.75 mm से मतलब 4.75 mm से लेकर 80 mm मतलब 80 mm तक जो उसका साइज होगा, और वो कहते हैं हम ग्रेवल एंड क्रेसिन स्टोन, ठीक है, ये होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, बेस्ड ऑन शेप। देखो शेप के आधार पे कई प्रकार के मान सकते हैं हम, लेकिन शेप के आधार पे देखो मोटे मोटे, एक तो राउंडेड हो गया और एंगुलर। राउंडेड वाले में कौन कहाँ पाए जाते हैं, रिवर और सी में पाए जाते हैं, ठीक है। रिवर के और पास और सी ग्रेवल के आसपास पाए जाते हैं। इनका जो ये स्मूथ होते हैं, लेकिन इनकी क्या बेटर वर्कबिलिटी होती है, लेकिन स्ट्रेंथ लेस होती है। एंगुलर में क्या है, क्रेसिस स्टोन होते हैं, रफ होते हैं और बेटर इंटरलॉकिंग देते हैं। इरेगुलर एग्रीगेट में शेप जो होते हैं वो राउंडेड और एंगुलर के बीच में जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। कोई पूछे
इरेगुलर एग्रीगेट कौन से होते हैं? तो बेटा वही होते हैं जिसमें राउंडेड और एंगुलर के बीच में जो आपका साइज होता है एग्रीगेट का वो रेगुलर में आते हैं। इरेगुलर पार्शियल शेप होते हैं, मॉडरेट इंटरलॉकिंग होती है। फ्लैकी एग्रीगेट भी होते हैं जिसकी थिकनेस होती है 0.6 mm से कम होती है मीन साइज से, ठीक है। और एलोंगेटेड मतलब जिसकी लेंथ होती है 1.8 से ज्यादा मीन साइज से, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है एंगुलर में, उससे कम होती है इरेगुलर में, उससे कम फ्लैकी, एलोंगेटेड, उससे भी कम, सबसे कम होती है राउंडेड में। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा किसमें, देखो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें होगी क्या, एंगुलर में। सबसे कम लो स्ट्रेंथ राउंडेड में, ठीक है। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप सब समझ रहे होगे। लेकिन अब चलते हैं, देखो बेस्ड ऑन टेस्टर के आधार पर हम देखते हैं। देखो हम स्ट्रेंथ ऑर्डर में मैंने लगाए हुए हैं, ग्लासी एग्रीगेट, स्मूथ एग्रीगेट, ग्रेनुलर एग्रीगेट, क्रिस्टलाइन एग्रीगेट, हनीकॉम एग्रीगेट, पोरस रफ एग्रीगेट। देखो कुछ नहीं, ग्लासी थोड़े स्मूथ होंगे, पुअर बॉन्डिंग होगी, स्मूथ में भी थोड़े राउंडेड शेप के होंगे, इसमें लो इंटरलॉकिंग होगी। ग्रेनुलर में आपके कह सकते हैं मॉडरेट बॉन्डिंग होगी। क्रिस्टलाइन में रफ सरफेस होगा तो गुड बॉन्डिंग होगी। हनीकॉम में थोड़ी हाईली रफ होगा तो एक्सीलेंट बॉन्डिंग होगी। पोरस में क्या है, उसमें रफ एग्रीगेट होंगे तो ये वेरी रफ होंगे, बेटर बॉन्डिंग होगी और ये सबसे ज्यादा पानी भी एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। रफ एग्रीगेट इंप्रूव इंटरलॉकिंग एंड रिड्यूस वॉइड, इनहेंसिंग कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ये सबसे ज्यादा रफ एग्रीगेट यूज किए जाते हैं आपके। अब देखो फाइनेंस मॉडुलस। तो फाइनेंस मॉडुलस जैसे आप सबको पता है कि फाइनेंस मॉडुलस जो है क्या है, मैं बताता हूँ। फाइनेंस मॉडुलस इज एन इंडेक्स द इंडिकेट द एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल। ये क्या बताता है, एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल बताता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास हमने कह सकते हैं रोड़ी या बदरपुर को छाना और अपने छलनी में से छाना, और कितने हमारी छलनियों में वो बच गया, कितना रुक गया, कितना रिटेन हुआ, है ना। और 100% में से कितना रिटेन हुआ, एक प्रकार से हम वो कह सकते हैं। तो उसका परसेंटेज होता है फाइनेंस मॉडुलस। इट इज ए कैलकुलेटेड बाय द एडिव क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ रिटेन ऑफ द स्टैंडर्ड सीप पर कितने रुक गए और डिवाइड बाय 100। एफएम हेल्प करता है कि कौन सा सुटेबल एग्रीगेट जो है कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए अच्छा है, मतलब कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा एग्रीगेट अच्छा है। एफएम हेल्प करता है फाइन मॉडुलस। तो हाई एफएम मींस मतलब होता है कोर्सर एग्रीगेट और लो एफएम यूज होता है फाइनर एग्रीगेट। टिपिकल एफएम होता है फाइन एग्रीगेट 2.2 से लेके 3.2 तक, मतलब फाइन एग्रीगेट का जो एफएम वैल्यू होती है 2.2 से लेके 3.2 तक होती है। और कोर्स एग्रीगेट की जो वैल्यू होती है 3 से लेके 5.5 से 8.5 तक होती है। अब फाइनेंस मॉडुलस इफेक्ट करता है वर्कबिलिटी, वाटर डिमांड एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। क्या है, एफएम इफेक्ट करता है वर्कबिलिटी, वाटर डिमांड एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को, ठीक है। ये कुछ आपके एफएम के कुछ हिस्सा हैं। देखो मैंने इसलिए इसमें डाल दिया है, देखो ये भी थोड़े बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। एफएम क्या है, फाइनेंस मॉडुलस वो है बेटा भाई। इससे कुछ नहीं है कि हमें पता पड़ता है कि कितना मोटा है हमारा एग्रीगेट है, कितना पतला है, कितना फाइन है, कितना कोर्स, मतलब इससे हमें ये पता पड़ता है और कुछ नहीं। छलनी में छानते हैं, उससे फिर 100 से डिवाइड दे देते हैं और कुछ नहीं। सैंड स्टोन, हमने देखो सैंड स्टोन को 4 भागों में बांटा है। पहला जोन जो कोर्स सैंड होती है जिसको हम यूज करते हैं आरसीसी फाउंडेशन एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में। एक जोन सेकंड होता है जो मीडियम सैंड होती है, इसको हम यूज करते हैं जनरल कंक्रीट वर्क्स में या पीसीसी में, मतलब आरसीसी से जो होता है ना, आरसीसी से कम पीसीसी में, ठीक है, पीसीसी में। जोन थर्ड होती है मॉडली फाइन सैंड, ये उससे ही पतली, उससे ही बारीक होती है, महीन सैंड होती है जो हम सुटेबल करते हैं प्लास्टर में यूज करते हैं, ब्रिक वर्क्स में और फ्लोरिंग में। और जोन सेकंड होती है सबसे बारीक सैंड, सबसे पतली सैंड एक प्रकार से बोल सकते हैं। इसे हम यूज करते हैं टाइल्स में, फिनिशिंग कोर्स में एंड रिगार्डिंग में, ठीक है। फाइन एग्रीगेट विद एफएम बिटवीन 2.0 से लेके 3.5 होती है, यूज्ड इन कंक्रीट प्लास्टरिंग मेसनरी एंड फिनिशिंग, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि फाइनेंस मॉडुलस जो हम ज़्यादातर
फाइन एग्रीगेट में 2.0 से लेके 3.5 तक करते हैं। और देखो मैंने पिछले पेज स्लाइड में भी था, फाइनेंस इसमें 2.2 से लेके 3.2 तक था, ठीक है। इसमें कितनी है, 2.0 से लेके 3.5 तक। तो ये हम इतना फाइनेंस यूज करते हैं, ठीक है। और कोर्स एग्रीगेट फाइनेंस, कोर्स और फाइनेंस ऑफ सैंड इज डिसाइडेड टू FM, है ना। ये मतलब कितना कोर्स एग्रीगेट होगा, कितना फाइन एग्रीगेट होगा, ये डिसाइड करता है कि उसकी FM कितनी है। फाइन एग्रीगेट विद FM जो फाइनेंस मॉडुलस होगी वो 3.5 से कम होगी और उसको यूज करते हैं PCC में। ये मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं। FM इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि मैं बताऊं कि कोर्स सैंड जो है 3.0 से लेके 3.5 तक इसकी रेंज होती है। मीडियम सैंड की 2.6 से 2.9 तक, मॉडरेट की 2.3 से लेके 2.6 तक, फाइन सैंड की इतनी। तो कुछ कोर्स मतलब सैंड के 4 भागों में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, 3, 4, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब वाटर क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, वाटर क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, देखो pH वैल्यू हमारी शुड भी 6 to 8 तक होनी चाहिए, ठीक है। और IS 456 2000 वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी बिटवीन 0.40 से लेके 0.60 तक होनी चाहिए। और यही हमारी बैलेंस करती है वर्कबिलिटी और स्ट्रेंथ को। हमारे जो कंक्रीट में जो हम पानी यूज कर रहे हैं उसका जो pH स्केल होना चाहिए 6.6 से लेके 8 तक होना चाहिए, ठीक है। और वाटर में नहीं होने चाहिए ऑयल, एसिड, एल्कली, सॉल्ट, वेजिटेबल ग्रोथ, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब भी हमारी कंक्रीट अच्छे से हो बनेगी और वही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। वाटर मस्ट बी ड्रिंकेबल क्वालिटी, वाटर हमारा पीने लायक होना चाहिए, ठीक है। इफ सी वाटर इज यूज, हम जब सी वाटर यूज कर रहे हैं तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शुड बी M30। यदि हम सी वाटर यूज कर रहे हैं तो हम कौन सी ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे, तो M30 यूज करेंगे, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो 4 PCC में देखो वाइब्रेशन यदि हम कर रहे हैं तो 0.25 से लेकर 0.30 तक, और विदाउट वाइब्रेशन 0.35 तक, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे आपको 1 मीटर क्यूब आपको गीली कंक्रीट बनाना है, मतलब ठीक है, यदि कोई गीली कंक्रीट है, वेट कंक्रीट है, तो उसको 1 मीटर क्यूब में डालना है, तो वो जो ड्राई उसकी क्वांटिटी होगी, जो ड्राई होगा, ड्राई मटेरियल होगा, वो 1.52 मीटर क्यूब्स होगा, ठीक है। या उसमें हम पानी डालेंगे फिर वो अपने आप श्रिंकेज और वॉइड कम होने के कारण वो 1 मीटर क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्राई में 1.52 होता है उसकी साइज, कह सकते हैं। अब आते हैं 12 वाटर सीमेंट रेशियो 4 RCC में। देखो वाइब्रेशन होगा तो 0.40 और नहीं वाइब्रेशन है तो 0.35। कोल्ड वेदर में हम देखो, कोल्ड वेदर में 0.45 और हॉट वेदर में 0.55, ये वाटर सीमेंट रेशियो है। देखो सबसे ज्यादा में ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर हमें कितना चाहिए। देखो M5 के लिए इसमें ग्रेड होता है 1:5:10 का, उसमें 60 लीटर पानी चाहिए 800 kg। और दूसरा M7.5 का ग्रेड होता है, इसमें रेशियो क्या होता है 1:4:8, और इसमें हमें कम से कम 45 लीटर पानी चाहिए। और इसमें कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का जो टोटल वजन होगा वो होगा 625। M10 में 1:3:6, 35 लीटर पानी चाहिए उसको कम से कम हाइड्रेट सीमेंट के करने के लिए, अच्छी स्ट्रेंथ देने के लिए, वर्कबिलिटी देने के लिए 480 kg, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसी M15 के लिए 32 लीटर और 330 kg होता है आपका एग्रीगेट का वजन, जिसमें दोनों होते हैं फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। M20 के लिए होता है 30 लीटर पानी यूज किया जाता है आपको हाइड्रेट करने के लिए, और 250 मतलब 250 एक प्रकार से हम कह सकते हैं 250 kg एग्रीगेट का वजन होता है। एज एंड सीमेंट, जैसे जैसे आपका एज बढ़ती रहेगी सीमेंट की स्ट्रेंथ भी घटती रहेगी। देखो यदि 0 से 3 मंथ का है तो फुल स्ट्रेंथ देगा, पोटेंशियल होगी उसमें। 3 से 6 मंथ का होगा तो वो ओल्ड हो गया, उसमें 10 से 20% स्ट्रेंथ लूज होगी। 6 से 12% हो गया तो मतलब पुराना है, तो वो 20 से 30% स्ट्रेंथ को लूज कर देगा और ज्यादा ही। और 12 मंथ से ज्यादा है तो फिर हम उसको एक्सपायर मानते हैं, हम उसको यूज नहीं कर सकते अपने उसमें
कंक्रीट में या बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में। देखो एक क्वेश्चन है, एक चीज समझिए। तो इसमें मैंने लिखा है 1 घन मीटर क्यूब गीले कंक्रीट बनाने के लिए लगभग 1.52 मीटर क्यूब सूखी सामग्री की आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन है, इन M5 कंक्रीट मिक्स इन विद ए रेशियो 1:5:10, है ना, सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट ये है। द टोटल कंबाइंड वेट FA और CA इज 800 kg बेस्ड ऑन मिक्स रेशियो विद व्हाट इज द वेट ऑफ द फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का वेट बताना कितना है। हमें पता है फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का वजन दोनों मिलाकर 800 kg। इन दोनों का कितना रेशियो, 5:10, मतलब 1:1:2 आ गया। टोटल एग्रीगेट कितना होते हैं, 5 फाइन एग्रीगेट, 10 कोर्स एग्रीगेट, टोटल मिलाकर 15 पार्ट्स हो गए, जैसे कि हम सब जानते हैं। ठीक है, रेशियो हम जैसा कि सबको पता है कि M5 का जो होता है उसमें फाइन एग्रीगेट का जो आपके पार्ट होंगे वो 5 होंगे और उससे दुगने वो कितने होंगे, कोर्स एग्रीगेट के। तो टोटल मिलाकर 15 हो गए, है ना। 5 से 15 को डिवाइड कर देंगे और 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आंसर आपका। ठीक है, तो कह सकते हैं 266 kg हम यूज करते हैं। और और 10.15 से लेके उसकी गुणा हम 800 से करते हैं तो ये इतना आता है, 533 होता है। तो आंसर कितना होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा 266.67 kg। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये भी आप चाहें तो कर लेना कोर्स एग्रीगेट में, ये इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, मतलब ये है कि हम यदि 1 मीटर क्यूब M15 का कंक्रीट बना रहे हैं, उसका रेशियो 1:4 है ना। और हम सब जानते हैं उसकी ड्राई वॉल्यूम कितनी 1.52 मीटर क्यूब्स है, और उसकी स्टैंडर्ड डेंसिटी एंड अप्रोक्स वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर्ड, मतलब ये चीज़ बतानी है। ठीक है, कैसे कैसे करना है ये मैंने कर रखा है। इसलिए भी मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ बाद में समझेंगे। स्लैब थिकनेस यदि 100 mm की है तो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होगा 25 mm। यदि हमारी बीम डेप्थ 200 mm तक है तो मैक्सिमम एग्रीगेट साइज होगा 50 mm। श्रिंकेज इज द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एज इट इज ड्राइज एंड लूज मॉइस्चर। मतलब श्रिंकेज जो है वो आपकी कंक्रीट की वॉल्यूम को रिडक्शन करता है, कम करता है, और इससे हमारी मॉइस्चर लूज होती है और ड्राई होता है, मतलब एक प्रकार से। ठीक है, इट अकर विदाउट एनी एक्सटर्नल लोड, कोई एक्सटर्नल लोड के बिना। इट इज ए टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन। श्रिंकेज क्या है, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन है। श्रिंकेज इन ए कंक्रीट इज कॉज्ड बाय वाटर इवोपरेशन, सीमेंट हाइड्रेशन रिएक्शन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज स्ट्रेंथ टिपिकल वैल्यू 0.003 होता है। दिस वैल्यू इज यूज्ड इन डिजाइन कैलकुलेशन एंड क्रैक प्रेडिक्शन। देखो परमिशन लिमिट ऑफ सॉलिड इन वाटर, देखो, और ऑर्गेनिक सॉलिड में कम से कम हमारे पानी में जो 200 ml पर लीटर होना चाहिए। इनऑर्गेनिक सॉलिड में कम से कम जो हमारे पानी है उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल कम से कम कितने होने चाहिए, उनकी परमिशिबल लिमिट कितनी होती है, 3000 mg पर लीटर। सल्फेट 400 mg पर लीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। क्लोराइड 2000 mg पर लीटर प्लेन्स कंक्रीट में, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट में। और यदि आरसीसी है तो उसमें 500 mg पर लीटर परमिसिबल लिमिट होती है। सस्पेंस मैटर 2000 mg लीटर और पीएच नॉट लेस देन 6। देखो सीमेंट को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है, कंक्रीट को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं बेस्ड ऑन सीमेंटिंग मटेरियल। देखो सबसे पहले लाइम कंक्रीट, जिप्सम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट।
यदि हम सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पर नाप रहे हैं तो सबसे पहले हम सीमेंट से पहले हम क्या यूज करते थे, तो लाइम। तब तो इसमें क्या आ गया, लाइम, चूना कंक्रीट, दूसरा जिप्सम कंक्रीट, तीसरा सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। इसलिए अब देखो, बेस्ड ऑन प्रिसेप्टिक स्पेसिफिकेशन मिक्स रेशियो के हिसाब से भी हमने बांट रखे हैं कंक्रीट को, मतलब ग्रेड के हिसाब से एक प्रकार से कह सकते हैं। मतलब दूसरा है, तीसरा आपका क्या है, बेस्ड ऑन ग्रेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के नाम से। जैसे लो स्ट्रेंथ है, यदि 20 न्यूटन पर mm की स्क्वायर से कम होगी तो वो होगी लो स्ट्रेंथ। मीडियम होगी 20 से 40 न्यूटन। हाई स्ट्रेंथ कितनी होगी, 40 से ज़्यादा जितनी होगी न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो उसको बोलते हैं हम बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हम आगे चल के इन वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।